हेलो। आज हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करने जा रहे हैं, यानी नील्स बोर के हिसाब से एटम कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बिफोर वी टॉक अबाउट बोर्स एटॉमिक थियरी, हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि बोर्स एटॉमिक थियरी बाय द वे 1913 में दिया था। बोर ने ये फॉर्मूला आपको ये दिया था 1913 में। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड 1913 में, बिफोर ही गेव हिज थियरी, व्हाट वाज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एन एटम एक्चुअली लुक्स लाइक। उस समय जो एटॉमिक थियरी जो चल रहा था वो था रुदरफोर्ड्स एटॉमिक थियरी। तो रुदरफोर्ड्स एटॉमिक थियरी कैसा था? इट लुक्स वेरी मच सिमिलर लाइक दिस, कि आपका न्यूक्लियस बीच में है एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जस्ट लाइक planets revolve around the sun in a solar system। ये आपका रुदरफोर्ड का एटॉमिक थियरी था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि अकॉर्डिंग टू द क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स ऑफ दैट डे, उस समय के हम लोग के, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज, सपोज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग around the nucleus. Now you have to remember that your nucleus is positively charged and electron is negatively charged. If it is moving around this nucleus, classical mechanics says that the electron has to continuously lose energy. यानी ये अपना एनर्जी, इसका एनर्जी कम होता जाएगा टाइम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे उसका एनर्जी इज, लेट्स से 10, या लेट्स कॉल इट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है यहाँ पे, एंड इट इज मूविंग लाइक दिस फॉर जस्ट लेट्स अज्यूम। तो यहाँ जाते जाते इसका जो एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो जाना चाहिए। लेट्स से यहाँ पे आ गया तो 0.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। यहाँ पहुँचते पहुँचते कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। सो बाय द टाइम इट कम्स बैक हियर, इसका एनर्जी इससे कम हो चुका होगा। उससे क्या होगा? नाउ इसका मतलब ये है कि ये जैसे रोटेट करेगा, क्योंकि इसके एनर्जी कम हो रहा है, ये आपके न्यूक्लियस के पास पास आता जाएगा, पास पास आता जाएगा, एंड ऑब्वियसली कभी ना कभी उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा। जब उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा, इट विल कोलैप्स ऑन द न्यूक्लियस। और जब इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस पे कोलैप्स हो जाएगा, द एटम विल बी डिस्ट्रॉयड। एंड रुदरफोर्ड ऑल्सो न्यू दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस electron to collapse on a nucleus is much less than a second, is of the order of 10 raised to -10 second। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है ये कि एक एटम, अगर रुदरफोर्ड का एटॉमिक थियरी सही है, तो एक एटम जैसे बनने के 10 raised to -10 सेकेंड के टाइम में, यानी 1 सेकेंड से कम टाइम में वो डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। सो हर एक एटम एक सेकेंड से कम टाइम के लिए रहेगा। बट वी नो दैट दिस एंटायर यूनिवर्स दैट वी नो, वी आर मेड अप ऑफ एटम्स, वी आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका, और हमारे जो एटम्स है उनको कुछ नहीं होता है। सो एटम्स हैव अ लाइफ, दे आर नॉट अनस्टेबल लाइक रुदरफोर्ड एक्सप्लेन्ड। सो दिस वॉज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ रुदरफोर्ड्स एटॉमिक थियरी। तो बोर, हु वॉज एक्चुअली स्टूडेंट ऑफ रुदरफोर्ड, तो बोर ने उसने एटॉमिक मॉडल जो है, रुदरफोर्ड के बहुत सारे एटॉमिक मॉडल लिए, एंड उसमें जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया। एंड व्हाट वाज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम वाज दैट ऑफ द एनर्जी बीइंग कंटिन्यूसली लॉस्ट बाय द इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से आपका एटम अनस्टेबल होता है। वी नो दैट एटम्स आर स्टेबल, बट रुदरफोर्ड के एटॉमिक थियरी में एटम्स वुड बी अनस्टेबल। तो उसके सॉल्यूशन के लिए बोर ने क्या किया? बोर ने शुरुआत वहीं से किया था जहाँ से रुदरफोर्ड ने छोड़ा। ही सेड न्यूक्लियस इज एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। अब एक सर्कल होना ज़रूरी है, इसको इसने, अब यहाँ तक तो वो रुदरफोर्ड के जैसा मिलता है,
कि न्यूक्लियस बीच में है एंड यू हैव electrons revolving around it in a circular orbit. Now, Bohr introduced a concept called as stationary orbit. अब stationary orbit क्या होता है? बोर के हिसाब से स्टेशनरी ऑर्बिट वो ऑर्बिट है जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी लूज नहीं करेगा. सो फॉर एग्जांपल, अगर ये स्टेशनरी ऑर्बिट है, ये स्टेशनरी ऑर्बिट, ये स्टेशनरी ऑर्बिट है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जब तक यहाँ पे रहेगा ये ना एनर्जी खोएगा, और obviously it is not going to gain energy, means the energy of this electron will be constant as long as it remains here, and the energy of this electron will be constant. Obviously इसका एनर्जी और इसका एनर्जी अलग होगा, लेकिन इसका जो भी एनर्जी होगा वो कांस्टेंट होगा, इसका जो भी एनर्जी होगा वो कांस्टेंट होगा, इसका अगर ये एनर्जी है वो कांस्टेंट होगा अगर ये ऑर्बिट स्टेशनरी है तो. सो नाउ इट लुक्स लाइक बोर ने ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा था रुदरफोर्ड एटम में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट. तो बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स जिस सर्कुलर ऑर्बिट में रहते हैं हम लोग उसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, और स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी नहीं खोता, देयर एनर्जी इज कांस्टेंट. नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम हियर. अब एक सर्कुलर ऑर्बिट बनाना है. प्लीज रिमेंबर, आई कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सर्कल्स अराउंड दिस न्यूक्लियस. लाइक ये है, ये लाल वाले भी, ये काला वाले भी, ये सब दे आर ऑल सर्कुलर, दे कैन ऑल बी ऑर्बिट्स. बट हाउ डू वी डिसाइड इन सारे ऑर्बिट्स में से कौन से ऑर्बिट्स अलाउड है, यानी कि कौन से ऑर्बिट स्टेशनरी है, कौन से ऑर्बिट अलाउड नहीं है, यानी कि दे आर नॉट स्टेशनरी ऑर्बिट्स. तो उसके लिए बोर ने क्या कंसेप्ट दिया, ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ, ओके उससे पहले हम लोग एक कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं, h/2π. h इज प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू है 2π इज दिस. अगर h/2π इज दिस, और हम लोग क्या करते हैं h/2π का एक टेबल लिख लेते हैं. टेबल यानी हम लोग जैसे करते हैं ना 2 1s are 2 2s are, so 1 point this 1 times h/2π is this, 2 by h/2 is this, 3 by h/2 is this, 4 by 5 by 6 by 7 by, and I can continue here. बोर के हिसाब से नाउ सपोज इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस ऑर्बिट, इसका कुछ तो रेडियस होगा. व्हाट इज द रेडियस? रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू दिस ऑर्बिट. तो r फिक्स हो गया. देन आई नो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड विच इज 9.1 into 10⁻³ 31 किलोग्राम और -28 grams जो भी है, and it will be moving with some velocity, let's call this v. So if I multiply r in this orbit, m जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है and v is the velocity, mvr. अगर इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया, if it in any of these one number, what is this number के खासियत? दे आर ऑल मल्टीपल टेबल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ h/2π. एंड बाय द वे दिस mvr is called angular momentum. Angular momentum. तो बोर के हिसाब से वो ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रहा जिस ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम विच इज mvr इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. इंटीग्रल मल्टीपल यानी 1 times 2 times 3 times 4 times 5 times और n times, n by h/2π, where n can have a value of 1 2 3 4. अगर n का वैल्यू 1 2 3 4 हुआ तो इसका वैल्यू ये है, इट विल बी वन ऑफ दीज वैल्यूज. तो बोर के हिसाब से वही ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन अगर है और उसका एंगुलर मोमेंटम अगेन विच इज गिवन बाय mvr is either 1 times h/2π or 2 times h/2π, 3 times h/2π, 4 by h/2π, 5 by h/2π, वही ऑर्बिट स्टेशनरी है. यानी अगर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में है तो इस एनर्जी इज कांस्टेंट. लेकिन
अगर कोई ऑर्बिट है, ये नाउ लेट्स टेक ऑफ दिस ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में अगर एम वी आर कैलकुलेट किया एंड इट इज नॉट वन ऑफ दीज नंबर्स एम वी आर, सपोज 4 आता है, 4 इंटू 10⁻⁻34। नाउ अब इस टेबल में नहीं बैठता, सो if I put this in terms of n each by 2 pi, n will be something like 3 point something number. Now 3 point something is not allowed. So that's how Bohr defined what is a stationary orbit. Stationary orbit वो orbit है जिसमें electrons के angular momentum is an integral multiple of h by 2 pi. And जैसे हमने ये condition लगाया, कुछ orbits अपने आप निकल जाते हैं. सपोज ये जो लाल ऑर्बिट्स है यहाँ पे इसके एम वी आर वैल्यूज आर नॉट दिस वैल्यूज, तो वो निकल जाएंगे. एंड लेट्स अज्यूम दैट दिस ब्लैक वंस, इट्स सो दिस इज 1 times h by 2 pi, this is 2 times h by 3 pi, this is 3 times h by 2 pi, therefore they are called stationary orbits. एंड दूसरी बात, स्टेशनरी ऑर्बिट में इसका इलेक्ट्रॉन, उसका एनर्जी कांस्टेंट रहता है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट. लेट्स कॉल दिस n इज इक्वल टू 1. इसको हम लोग के शेल बोलेंगे, इसको l शेल बोलेंगे, m शेल बोलेंगे, वैसे ही n आगे आगे जाता रहेगा. एंड वी नो दैट इलेक्ट्रॉन जब तक के शेल में है, यानी n इज इक्वल टू 1 में है, उसका एनर्जी जो भी है वो एनर्जी चेंज नहीं होगा, बिकॉज के दिस ऑर्बिट इज अ स्टेशनरी ऑर्बिट. एंड कोई इलेक्ट्रॉन अगर L में है, यानी n इज इक्वल टू 2 पे है, तो उसका एनर्जी कांस्टेंट रहेगा. एंड हम लोग ये बाद में देखेंगे कि एक्चुअली एनर्जी जो है, नाउ लेट्स कॉल दिस E1, लेट्स कॉल दिस E2, लेट्स कॉल दिस E3. E1 के एनर्जी कम होता है, E2 के एनर्जी ज़्यादा होता है, E3 के एनर्जी ज़्यादा होता है, E4. लेट्स अगेन फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन हम लोग ये बात करते हैं. लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट, ओके लेट्स suppose this is 5 eV, this is 10 eV and this is 20 eV. इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जब तक इस ऑर्बिट में है उसका एनर्जी रहेगा 20 eV. इलेक्ट्रॉन जब तक इस ऑर्बिट में है उसका एनर्जी रहेगा 10 eV. इलेक्ट्रॉन जब तक इस ऑर्बिट में रहेगा उसका वैल्यू रहेगा 5 eV. नाउ दीज आर नॉट रियल वैल्यूज, मैं आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ. नाउ इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हियर टू हियर, अब देखो क्या होगा. जब यहाँ पे था तो उसके पास कितना एनर्जी था, 5 eV था. अगर उसको यहाँ पे रहना है तो कितना eV चाहिए उसको, 10 eV चाहिए. तो जब यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो उसके पास व्हाट इट विल डू इज इट विल एब्सॉर्ब एनर्जी. कितने एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, 5 एनर्जी एब्सॉर्ब, 5 eV एब्सॉर्ब करेगा. तो क्या हो जाएगा, 5 eV एब्सॉर्ब किया, उसके पास पहले से 5 eV था, तो मिला के 10 eV हो जाएगा. तो यहाँ पे 10 eV रह सकता है. सपोज ये यहाँ से यहाँ जाना चाहता है तो क्या करेगा, कितने एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा. यहाँ पे उसका है 5 eV, यहाँ पे उसको जाने के लिए 20 eV चाहिए. तो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा कि देगा, तो एनर्जी करेक्ट एब्सॉर्ब करेगा. कितने एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 है, इसने 15 एब्सॉर्ब किया है, तो मिला के उसका 20 हो जाएगा. सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स और जंप्स फ्रॉम अ लोअर ऑर्बिट टू अ हायर ऑर्बिट, इट विल एब्सॉर्ब एनर्जी. और कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, द एनर्जी दैट विल बी एब्सॉर्ब विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिटल्स. अगर यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है तो ये एनर्जी कितने एब्सॉर्ब करेगा, द डिफरेंस बिटवीन. नाउ रिमेंबर E3 का एनर्जी ज़्यादा होगा, E1 का एनर्जी कम होगा. E3 माइनस E1 जितनी एनर्जी है इसको एब्सॉर्ब करना पड़ेगा व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट. अब लेकिन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो क्या करेगा. नाउ पहले वाले नंबर्स पे रहते हैं, दिस वाज 20 MV, दिस इज 5 eV. इसके पास 20 eV है, इसको यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे आएगा तो उसके पास कितना होना चाहिए, 5 eV होना चाहिए. सो इट विल लूज 15 eV. अगेन द सेम थिंग. तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो इट विल एमिट एनर्जी. सो रिमेंबर, जब लोअर से हायर में जाएगा तो इट विल एब्सॉर्ब एनर्जी, और हायर से लोअर में आएगा तो इट विल एमिट एनर्जी. और कितनी एनर्जी एमिट करेगा या एब्सॉर्ब करेगा, द एनर्जी शुड बी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स फ्रॉम वेयर इट इज जंपिंग एंड वेयर इट इज गोइंग. जहाँ से जा रहा है और जहाँ जा रहा है.
अब डिपेंड करेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उस हिसाब से या तो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा या फिर एनर्जी एमिट करेगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ लेट्स डू द फॉर्मलाइजेशन ऑफ पोस्टुलेट्स. देखते हैं, अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा. देखिए, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट. स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं. स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या होता है, एनर्जी कांस्टेंट होता है. ओके, हम लोग उस ऑर्बिट्स का नाम जो है KLMN शेल्स बोलते हैं. ये डॉट 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 आगे जाएगा. ओके, अब यहाँ पे चौथे में हम लोग ने क्या किया है, स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है वो डिफाइन किया है. वो स्टेशनरी ऑर्बिट वो है जिसमें एंगुलर मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज an integral multiple of h by 2 pi. So angular momentum is given by mvr. So mvr is equal to nh by 2 pi. Please remember n has to be 1 2 3 4 5. तभी आपका वो ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट होगा. और ये पांचवा जो है, अगर जब इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा कब, जब ऊपर से नीचे आएगा. एब्सॉर्ब कब करेगा, जब नीचे से ऊपर जाएगा. कितने एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और एमिटेड will be equal to the difference between the energies of the two energy levels. ये आपके बोर के postulates हैं. ये postulate मालूम होने के बाद अभी हमारे पास देखिए, अभी हमारे पास we'll do some small derivations. तो बोर के रेडियस क्या, यानी फर्स्ट ऑर्बिट का न्यूक्लियस से कितना दूर है, सेकेंड ऑर्बिट न्यूक्लियस से कितना दूर है, थर्ड ऑर्बिट कितना दूर है. उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशन यूज करने वाले हैं. एक ये है कि mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, वो स्टेशनरी ऑर्बिट का जो कंडीशन है वो लगेगा. और दूसरा, कोई भी चीज़ देखो, व्हेन समथिंग इज मूविंग अराउंड अनदर ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर, इसके ऊपर दो फोर्सेस होते हैं. वन इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड वन इज कॉल्ड सेंट्रीपीडल फोर्स. यानी एक फोर्स जो इसको अंदर अंदर खींचता है, एक फोर्स जो इसको बाहर खींचता है. नाउ रिमेंबर, क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट है तो ये डिस्टेंस हमेशा सेम है. इसका मतलब ये है कि एट एनी पॉइंट उसका ये जो दो फोर्स है सेम होना ज़रूरी है. क्योंकि अगर खींच ज़्यादा रहा है और बाहर कम जा रहा है तो वो हमेशा नज़दीक आता जाएगा, सर्कुलर नहीं रहेगा. और अगर दूर लेके ज़्यादा जा रहा है और उसको कम खींच रहा है तो वो दूर होता जाएगा. बट सर्कुलर ऑर्बिट यानी उसका डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम होना चाहिए. उसके बाद इजी है. सो सर्कुलर ऑर्बिट होने के लिए हमारे पास ये कंडीशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और हमारे पास दूसरा क्या है, बोर्स कंडीशन ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट. तो ये आपका दिस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, एंड दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. दिस इज अ फोर्स विच the electron is being pulled away from the nucleus. और ये दोनों सेम होना चाहिए क्योंकि आपका ऑर्बिट सर्कुलर है और ये तुम्हारा स्टेशनरी ऑर्बिट है. mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई. यहाँ हम लोग करते हैं आर काटा, तो r इज इक्वल टू ये आ गया. यहाँ से मैंने v का वैल्यू निकाला, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो ये वैल्यू आ जाता है. सो यहाँ से ये कैंसिल किया, कैंसिल किया. यू कैन डू दिस, इट्स अ वेरी सिंपल अलजेब्रा. तो मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया. आर एन इजक्वल टू, यहाँ पे एन का मतलब क्या है, यानी एन का वैल्यू था यहाँ पे स्टेशनरी ऑर्बिट से क्या निकाला था, एन कैन बी 1 2 3 4 5. अगर एन 1 हुआ इसका मतलब है रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 डालेंगे, बाकी तो ठीक है डालेंगे, आंसर आ जाएगा. अगर सेकेंड ऑर्बिट का आंसर डालना है सो इट विल बी आर एन इजक्वल टू 2, यहाँ पे 2 डालेंगे, 3 डालेंगे. तो we need to remember this equation. n is equal to 1 मैंने जस्ट कैलकुलेट किया है. ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने CGS में कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसलिए प्लैंक्स कांस्टेंट -27 है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन -10 है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ग्राम में है. ध्यान रखो, अगर मैं इसको SI में भी कर सकता हूँ. SI में किया तो आई हैव टू इंट्रोड्यूस दैट टर्म परमिटिविटी का 4 पाई एप्सिलॉन वाला टर्म डालना पड़ेगा परमिटिविटी का. बट इट्स जस्ट सिंपलर कि हम लोग CGS में रहें, क्योंकि एक बार आंसर आया CGS में यानी आंसर आएगा CM में, एंड वहाँ से मैं मीटर में करना ईजी है रादर देन डूइंग ऑल दिस यहाँ पे चेंज करने से अच्छा. तो कैलकुलेशन CGS में रहने दो, सेंटीमीटर में आने दो, उसके बाद तुमको मीटर में चाहिए तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो. इट्स ईजियर दैट वे. सो
बोर का पहला रेडियस इज दिस मच. अब एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, अभी हमारे पास क्या है, टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी ये है, काइनेटिक एनर्जी ये है, एंड ये हम लोग पिछले इक्वेशन से निकल चुके हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो जेड ई स्क्वायर बाई आर इज एम वी स्क्वायर. तो यहाँ पे जेड ई स्क्वायर आर बाई आर की जगह पे मैं एम वी स्क्वायर डालने वाला हूँ. ये आ गया, तो मेरा ये आंसर आया. लेकिन मुझे आर का वैल्यू मालूम है, तो मैंने आर को सब्सटीट्यूट किया पिछले इससे. सो आई गेट दिस वैल्यू ऑफ ई एन इज इक्वल टू दिस. इसका मतलब क्या है, एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट. एन का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4. अगर एन इज इक्वल टू 1 डाला, बाकी सब कांस्टेंट, ये 1 डालूंगा, एन इज इक्वल टू 2 डाला तो ये आ जाएगा. ओके, अब पिछले इक्वेशन से मुझे ये मालूम है कि मैं फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी निकाल सकता हूँ, सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी निकाल सकता हूँ, थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी निकाल सकता हूँ. कैसे निकाल सकता हूँ, बस मुझे एन इज इक्वल टू 1 2 3 डालना पड़ेगा, और उसके बाद आई कैन फाइंड आउट एनर्जी कितने एब्सॉर्ब होंगे, कितने एमिट होंगे. एनर्जी एमिटेड और एब्सॉर्ब ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये आपका फॉर्मूला है पिछले स्लाइड से. सपोज एनर्जी जो है N2 से N1 में जंप हो रहा है. मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि N2 के एनर्जी ज़्यादा रहते हैं, N1 के एनर्जी कम रहते हैं. तो एनर्जी जब N2 से N1 में जंप करेगा तो एनर्जी एमिट करेगा. कितने एनर्जी का एमिट करेंगे वो हम लोग देखते हैं. सो यहाँ पे मैंने N2 डाला, यहाँ पे N1 डाला, ये सब आ गया. हाँ, अगर मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो ध्यान रखो मेरा एनर्जी आएगा अर्ग में. एंड नॉर्मली हम लोग हिस्टोरिकली हम लोग इसको एनर्जी डिफरेंस को अर्ग में कैलकुलेट नहीं करते, हम लोग वेवलेंथ पे कैलकुलेट करते हैं या वेव नंबर पे कैलकुलेट करते हैं. मेरा पिछला वीडियो है लाइट का, वो देखिए, यू विल नो हाउ टू कन्वर्ट ये जो एनर्जी टू वेवलेंथ, वेव नंबर जो है आप लोग देख सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. तो the energy that is emitted is given by this, यहाँ से आया. So the wave number of light that is emitted during the transition from N2 to N1 is this much. अगर मैंने ये वैल्यू डाला, CGS में हूँ, ध्यान रखिए, so it will be, it comes out to this number. And people have done this experiment, and by the way this constant, this is something that we know today as Rydberg constant. And you can see that Bohr's atomic theory, रिडबर्ग थियरी जो कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड नंबर है, उसको कितना अच्छे से रिप्रोड्यूस करता है. सो अभी हमारे पास N2 से N1 में जंप करना है. ध्यान रखो N2 की एनर्जी ज़्यादा है, N1 की एनर्जी कम है, तो एनर्जी एमिट करेगा. कितना एमिट करेगा, सो नाउ इट इज जंपिंग फ्रॉम हियर टू हियर. कितना एमिट करेगा, नाउ आई यूज दिस इक्वेशन where R is Rydberg's constant. N1 आप जहाँ पे जंप कर रहे हैं, N2 जहाँ से जंप कर रहे हैं, यहाँ पे 2 से 1 में जंप कर रहे हैं, तो N2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, N1 का वैल्यू N2 का वैल्यू 2 हो जाएगा, N1 का वैल्यू 1 हो जाएगा. ये आ गया, ये नंबर आ गया, तो ये आ गया द एनर्जी दैट इज एमिटेड. ना ध्यान रखो ये सेंटीमीटर इनवर्स है. इसको वेवलेंथ में कन्वर्ट करना चाहो तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा करके मैंने कैलकुलेट किया. एंड the energy that is the light that is emitted when an electron jumps from N2 to N1 is 121 nanometers. ये बोर्स थियरी प्रेडिक्ट करता है. लाइकवाइज अब 3 से 1 में जंप करता है तो देखते क्या होगा, कितने एनर्जी एमिट करेगा, N3 माइनस N1. एंड तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट किए यूजिंग द सेम थियरी, सेम फार्मूला. 1 से 2 से 1 में जंप किया तो इतने एनर्जी एमिट करेगा, ये सेंटीमीटर इनवर्स है. वेवलेंथ में ये होगा, 3 से 1 एनर्जी ज़्यादा एमिट करेगा, इसलिए वेवलेंथ कम हो रहा है. 4 से 1 एनर्जी और कम हो रहा है, 5 से 1 और एनर्जी कम हो रहा है. बाय द वे ऑल दीज लाइट्स दैट इज एमिटेड, जब एनर्जी जम्प्स फ्रॉम, ये देखिए ये क्या है, ये 2 से 1 है, ये 3 से 1 है, 4 से 1 है, 5 से 1 है, 6 से 1 है. इसको हम लोग लाइमन सीरीज बोलते हैं. बाल्मर सीरीज क्या है, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, 7 से 2.
अगला है पास्चन सीरीज, कौन सा, 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3. सो वी कैन कैलकुलेट ये जो अलग अलग सीरीज है. ध्यान रखिए लाइमन सीरीज का मतलब क्या है, 2 से 1 जंप, 3 से 1 जंप, 4 से 1 जंप, 5 से 1 जंप, 6 से 1 जंप. कहीं से भी जंप करो, एंड करना है 1 पे, उसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज. बाल्मर में क्या है, 2 पे आके रुकना है. तो 2 पे आके कहाँ से रुकेगा, 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2. लाइकवाइज यू हैव पास्चन जहाँ पे N3 पे आता है, ब्रैकेट जहाँ N4 पे आता है, फंड, ये फंड का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे P होना चाहिए. फंड जहाँ पे 5वां ऑर्बिट पे आके रुकता है, 6 से 7, 6 से 5, 7 से 5. हमफ्रीज ये 6 से, इसके आगे भी है, 7 पे भी जंप करेंगे बट उसके नाम है नहीं, देयर आर नो नेम्स फॉर दिस. सो इफ यू आर आस्क्ड लाइमन का तीसरा लाइन कौन सा है, सो लाइमन का तीसरा लाइन हम लोग कैसे ढूंढेंगे. लाइमन यानी आप पहले ऑर्बिट पे आएंगे, N1 पे जंप करेंगे. लाइमन का पहला लाइन कौन सा होगा, 2 से 1. दूसरा लाइन कौन सा होगा, 3 से 1. तीसरा लाइन कौन सा होगा, 4 से 1. सो 4 to 1 विल बी लाइमन्स थर्ड लाइन. लाइकवाइज व्हाट इज पास्चन सेकेंड लाइन, पास्चन सेकेंड लाइन विल बी 5 to 3. ब्रैकेट्स फोर्थ लाइन, ब्रैकेट्स फोर्थ लाइन विल बी 8 to 4. और एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा E इज इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपको पीछे दिया है. नाउ लेट्स से ब्रैकेट का है, फोर्थ लाइन कैलकुलेट करना है, तो 8 से 4, 8 से 4 यानी कहाँ जंप कर रहा है, 4. कहाँ से जंप कर रहा है, 8, और दोनों को स्क्वायर स्क्वायर करना है. If you calculate this and put the value, you will get it the energy in centimeter inverse, जिसको आप लोग wavelength में convert कर सकते हो. That's how you can find out the emission spectrum of hydrogen atom. अब आयनाइजेशन एनर्जी के लिए क्या है, हमको n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू इन्फिनिटी निकालना है. तो हम लोग निकाल सकते हैं दिस, ये करके ionization energy of hydrogen atom using Bohr's theory comes out with 13.6 electron volt, which matches very nicely with the experimental data. That is the success of Bohr's atom. लेकिन Bohr's atom में limitations है, जिसकी वजह से इसको भी हम लोग बाद में डिस्कार्ड करेंगे. क्या क्या है, Bohr's model is applicable only to hydrogen like atom. hydrogen like atom क्या है, यानी जिसके पास एक प्रोटॉन है, यानी इट कैनॉट इवन एक्सप्लेन हीलियम. कार्बन वगैरह तो बहुत दूर, कार्बन में तो 6 प्रोटॉन्स हैं. सो बोर्स एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन एटम्स. इट कैन नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हम लोग अगला डिस्कस करेंगे, क्वांटम नंबर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे. इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं. इट वायलेट्स हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि हम लोग यहाँ से 10-12 साल बाद आने वाला है, लेकिन अभी हम लोग मानते हैं कि हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल को ये ओबे नहीं करता है. सो दैट्स नॉट करेक्ट. एंड लास्ट है कि उसने जो स्टेशनरी ऑर्बिट का जो कंडीशन बताया था कि एंगुलर मोमेंटम को n टाइम्स h/2π होना चाहिए, उसने क्यों बताया था, कोई कारण नहीं था, उसने क्यों बताया था, है. एंड वाई इट इज करेक्ट, बिकॉज यूजिंग दिस यू गेट वेरी गुड रिजल्ट्स. बट बोर कुड नॉट एक्सप्लेन ये h/2π या इंटीग्रल मल्टीपल क्यों होना चाहिए. अगेन दिस एक्सप्लेनेशन काइंड ऑफ कम्स when we will study de Broglie's hypothesis. So this was Bohr's atomic model. We will continue the discussion in the next video. Thank you.